हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइस की PT 365 जो कि इन्वायरमेंट की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है हमारी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन से, फिर हम लोग यहाँ पे पॉल्यूशन वाले चैप्टर पे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्लाइमेट मिटिगेशन और एडेप्टेशन में क्या क्या बातें की जा रही हैं। तो क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म में देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले समझिए कि मिटिगेशन और एडेप्टेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, क्लाइमेट चेंज हम लोग देख रहे हैं कि कई प्रकार के क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को, और हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज को कैसे हम लोग इसके इफ़ेक्ट को कम करें, उसके लिए जो भी हम लोग मेजर्स लेते हैं उसे हम लोग मिटिगेशन कहते हैं। बट किस तरीके से हम लोग इसको कम करेंगे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को, इसे हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। फाइन। तो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम करना, उसके लिए जो मेजर्स ले रहे हैं, दिस इज़ नोन एज मिटिगेशन। एंड हाउ टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसे हम लोग एडेप्टेशन कह रहे हैं। तो अब बात करते हैं क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म क्या क्या है यहाँ पे। तो COP26 के दौरान इंडिया से डिमांड किया गया, इंडिया ने डिमांड किया है कि $1 ट्रिलियन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, क्योंकि आपको ही पता है कि हमारे देश में इमिशन बहुत हो रही है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन हो रही है। तो हमारे यहाँ भी इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि सदर्न जो आपको इंडिया देखने को मिलेगा वो पूरी तरीके से हमारी ये कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया होने के कारण क्या हो रहा है कि जो हमारी सी लेवल राइज हो रही है, तो कोस्टल एरिया में फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज हो सकती है। इस कोस्टल एरिया में जो है जितने भी लोग यहाँ पे बसे हुए हैं उनको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करना होगा। तो बहुत तरीके के आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इंडिया के द्वारा $1 ट्रिलियन तक का यहाँ पे डिमांड किया गया है, वो भी ओवर द नेक्स्ट डिकेड, यानी कि एक साल के लिए नहीं, ये 10 साल के लिए किया गया है, वो बट डेवलप्ड कंट्रीज से। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा जो है यहाँ पे फंड प्रोवाइड किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो इसलिए डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे मांगी गई है, जिससे कि अपने देश में हम लोग मिटिगेट कर सके, अडेप्ट कर सके, और जो भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण चैलेंजेस अराइज हो रही है उसको कम कर सके। अब क्लाइमेट फाइनेंस को समझते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस है क्या। क्लाइमेट फाइनेंस कहने का मतलब है कि एक लोकल, नेशनल और जो ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग है, जो कि पब्लिक, प्राइवेट और ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग से यहाँ से निकल कर आया है। इट मीन्स कि लोकल लेवल पे कोई फाइनेंसिंग करनी है, या फिर नेशनल लेवल पे पूरे कंट्री में करनी है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे करनी है पूरे हम लोग देख सकते हैं कि एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट में, तो उसे हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो उसे कहा जा रहा है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग। इट मीन्स कि क्लाइमेट को, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो भी यहाँ पे मेथड अपनाएंगे, जो भी मेजर्स लेंगे, उन सब के पीछे जो भी खर्च होंगे उसके लिए फाइनेंसिंग चाहिए। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात करें तो एसेंशियली ये हमारे वर्ल्ड को पूरी तरीके से हेल्प करेगी कि जो एक टारगेट बनाया गया है पेरिस क्लाइमेट में, जो एक पेरिस पैक्ट यहाँ पे जो पेरिस जो यहाँ पे एग्रीमेंट हुई थी, उसमें हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ पे हमारा टारगेट है कि इससे ज़्यादा हमें ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ने नहीं देना, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना। तो इसके लिए हमें बहुत सारे यहाँ पे मेज़रमेंट लेने होंगे, मेजर्स लाने होंगे, बहुत सारे स्कीम्स, योजना लाने होंगे, जिसके लिए हमें जो है फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशन अगर फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें, साथ ही क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, जो कि यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए कह रहे हैं कि जो भी इसके मेंबर पार्टीज़ है वो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अब देखते हैं कि हमारे देश में जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे फाइनेंस करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है। तो यहाँ पे क्या है कि एक ऑपरेटिव एंटिटी है ये फिनेंशियल मैकेनिज्म का, और इसके थ्रू अगर हम लोग देखें ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, तो ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, इसमें आपको 2 फंड तरीके का देखने को मिलेगा। एक है कि स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, और दूसरी है लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ फंड। तो ये सबसे पहली जो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, इसको 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था उस तरीके के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, जो कि यहाँ पे एडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कैपेसिटी बिल्डिंग, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसको कहा गया लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ फंड की। अगर हम लोग बात करें तो इसको जो इस्टेब्लिश किया गया है यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए जो भी प्रोग्राम है, यानी कि जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है, यानी कि जो बहुत ही कम डेवलप कंट्री है, उनको यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे ये आपका एक फ़ंड क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों फंड आप समझ गए। एक तो स्पेशल क्लाइमेट चेंज है, यानी कि स्पेशल तरीके का अगर कोई काम किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जा रही है, इट मीन या फिर एक यहाँ पे अलग तरीके से एडेप्टेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, मिटिगेट करने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उसे हम लोग यहाँ पे स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों हो गया, जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के तहत है। सेकंड यहाँ पे एडेप्टेशन फ़ंड है, ये अलग से एडेप्टेशन फ़ंड है, जिसको कि यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल की जो पार्टीज़ है
यहाँ पे उनके तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में, ठीक है। और पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल है, जिनमें आप देख सकते हो ये एडेप्टेशन फ़ंड कहने का मतलब है कि ये उन सारे कंट्रीज़ को दिया जाएगा जो कि क्लाइमेट चेंज से जिनके देश में और जिनके लोगों में एक एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिला है, तो ये भी याद रखना है। साथ ही ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड है, GCF भी है, जिसको कि यहाँ पे COP16 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। और डेवलप कंट्रीज़ हैं जिनके द्वारा ये प्लेज लिया गया था कि वो US का $100 बिलियन तक पर ईयर वो मोबिलाइज़ करेंगे बाय 2020, ठीक है। तो जो आप जानते हो कि यहाँ पे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की बहुत सारी यहाँ पे प्रोविज़न है, तो उसके प्रोविज़न को यहाँ पे क्लियर करने के लिए, उनके प्रोविज़न को फॉलो करने के लिए, मीट करने के लिए, टारगेट को मीट करने के लिए यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड लाया जा रहा है। अदर फंड और इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंसिंग की अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड नेशन का बैक्ड इंटरनेशनल क्लाइमेट फ़ंड भी है, जिसमें ये क्लीन टेक्नोलॉजी फ़ंड है। क्लीन टेक्नोलॉजी फ़ंड का यहाँ पे एम है कि ट्रांसफॉर्मेशन को एम्पावर करना डेवलपिंग कंट्रीज़ में, यानी कि रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करना है जिससे कि हमारा यहाँ पे लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ जो है वो थोड़ा सा स्केल अप हो सके। साथ ही क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड है, तो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड की बात करें तो इसका एम है कि यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन जो है उसको एक्सेलरेट करना है बाय एम्पावरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि क्लीन एनर्जी हो गया, क्लीन टेक्नोलॉजी है, एनर्जी एक्सेस है, क्लाइमेट रेजिलियंस है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट है। तो इन सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना और इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्लाइमेट एक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सस्टेनेबल फॉरेस्ट है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाना। जितने ज़्यादा हमारे देश में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड में फॉरेस्ट आएंगे, एफॉरेस्टेशन होगा, उतने ही कम हमारा ग्लोबल वार्मिंग होगा। साथ ही यूनाइटेड नेशन का है कि रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये REDD है। इसका एम है कि जंगलों को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि आप देख सकते हो कि जंगलों को दो तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। एक तो नेचुरल तरीका है कि आग लग जा रहे हैं, आग लग जाने से कई हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, कई हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट जो है वो जल के बर्बाद हो जा रहे हैं। दूसरी रीज़न है यहाँ पे दूसरी रीज़न है हमारे जैसी हमारे द्वारा एक्टिविटीज़ की जाने वाली, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, पेड़ों को काटते हैं, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर पेड़ों को काट रहे हैं कुछ अपने ही मतलब के लिए। तो ये सारा जो काम किया जा रहा है उससे जंगल बर्बाद हो रहे हैं। तो जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे REDD यहाँ पे लाया गया है। फिर है नेट ज़ीरो एसेट ओनर अलायंस, यहाँ पे आप देखो 29 मेंबर हैं, जिसमें कि पेंशन फंड भी है, इंश्योरेंस कंपनी है, सॉवरेन वेल्थ फंड है। ये काम कर रहे हैं सब्सटेंशियल मेथोलॉजी को लेकर, जिसमें कि आप देखो कि नेट ज़ीरो पेरिस टारगेट की बात की जा रही है कि हमने भी इस बार जो है COP26 हुई थी जो, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कहा गया है कि हम लोग यहाँ पे 2070 तक नेट ज़ीरो हो जाएंगे। इट मीन्स कि जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होती है ना वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये बातें है, इसके लिए भी यहाँ पे फ़ंड प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही आप अदर इंटरनेशनल फ़ंड भी देख सकते हो, जो यहाँ पे क्या है कि एशियन डेवलपमेंट फ़ंड है। तो एशियन डेवलपमेंट फ़ंड तो पहले से चलते आ रहा है, बट यहाँ पे क्लाइमेट चेंज फंड ऑफ एशियन डेवलपमेंट फ़ंड लाया गया। इसको 2008 में हालांकि इस्टेब्लिश की गई है, जिससे कि ग्रेटर इन्वेस्टमेंट हम लोग डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज़ में कर सकेंगे। साथ ही यहाँ पे फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी है, ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है गवर्नमेंट की, बिजनेस की, सिविल सोसाइटी की, हमारे यहाँ के लोगों की, जो कि मेनली फोकस करेंगे कि कैसे इमिशन को कम करना है। इमिशन को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको एफॉरेस्टेशन करनी होगी, जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है उसे हम लोग को बचाना होगा, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो कंजर्वेशन है उसे हम लोग को फोकस करना होगा। उसके अलावा अगर अदर नेशनल और लोकल सोर्स ऑफ रेजिंग फंड देखें कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट या एडेप्टेशन करने के लिए हम लोग क्या क्या यहाँ पे सोर्सेज अवेलेबल है जिससे कि फाइनेंस रेज हो सके, तो सबसे पहला है एलोकेशन फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है, ये हमारे यहाँ एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको कि 2015-16 में सेटअप किया गया, जिससे कि जो भी एक कॉन्क्रीट एडेप्टेशन एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पे सेटअप कर सके उसके लिए सपोर्ट किया गया। इट मीन्स कि एडेप्टेशन जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ है कि कैसे हम लोग जो क्लाइमेट चेंज की यहाँ पे इम्पैक्ट है उसको कम कर सके, उसके लिए यहाँ पे एक जो है आपका फ़ंड सेटअप किया गया हमारे यहाँ। फिर है कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट है। कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये कार्बन मार्केट अप्रोच है, जिसमें कि अगर हम लोग देखें तो जो कार्बन मार्केट अप्रोच है जहाँ पे इमिशन ट्रेडिंग स्कीम चल रहा है, यानी कि जितना यहाँ पे कार्बन क्रेडिट है उसको भी लाया गया और फिर उसके बाद मार्केट प्राइस कितना है ना उसके बेसिस पे इसको बेचा गया। तो इमिशन ट्रेडिंग स्कीम है जिसके तहत जितना भी इमिट होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको ट्रेड वगैरह भी किया जाता है। कार्बन क्रेडिट कहने का मतलब है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इमिट करने की परमिशन दी जाती है, यानी कि एक आप देखो यूनिट में क्या होता है, तो 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इमिट करने की यहाँ पे परमिशन दी जाती है। तो ये सब यहाँ पे रखा गया है, ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लोकल सोर्स है जिससे कि फाइनेंस रेज होती है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो कि कुछ कॉन्सेप्ट है लेकिन इसको छोटे छोटे शब्दों में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे कि अगर कार्बन इंटेंसिटी में माइक्रो क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो रिसेंटली काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट वाटर रिपोर्ट है, जिनके द्वारा ये देखा गया है कि साइक्लोन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है और इंडिया में काफ़ी फ्रिक्वेंसी में है। इट मीन्स कि आप बैक टू बैक देखते हो, पहले क्या था कि ये हमारी सदर्न इंडिया है, फाइन, तो यहाँ पे अरेबियन सी है जो कि आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, ये ईस्टर्न घाट है, तो ईस्टर्न घाट में यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। लेकिन बे ऑफ बंगाल में ये कहा जाता है कि साइक्लोन जो है वो ज़्यादा आता है, लेकिन अब आप देखोगे कि जितना साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में है उतने ही साइक्लोन अरेबियन सी में भी आ रहा है। तो एक साइक्लोन आपका बे ऑफ बंगाल में आएगा तो नेक्स्ट साइक्लोन कहाँ जाएगा, अरेबियन सी में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है और साइक्लोन की इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप साइक्लोन अम्फन देखे होंगे, दैट इज़ वेरी यूनिक अम्फन, इसको याद किया जाता है, इसको सुपर साइक्लोन के कैटेगरी में भी रखा गया था क्योंकि इसके टाइम जो एक्चुअल टाइम होता है अराइवल ऑफ साइक्लोन वो भी नहीं था, वो भी बहुत डिफरेंट था। साथ ही ये आप लोग देखो कि अम्फन की जो स्पीड थी वो अचानक से तेज़ हो गई थी, स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इस तरीके से प्रेडिक्टेबल नहीं था। तो बहुत तरीके की चीज़ें थी एम्फन की जो कि आप देखो कि यहाँ पे इसको यूनिक बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि इंटेंसिटी बढ़ती ही जा रहा है क्योंकि माइक्रो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। माइक्रो क्लाइमेट चेंज करने का मतलब है कि लोकल इंटरप्लेस, यानी कि कुछ फैक्टर्स है जैसे कि सॉइल की टेम्परेचर कैसी है, एयर की टेम्परेचर कितनी है, विंड डायरेक्शन कैसी है, सॉइल मॉइस्चर और एयर ह्यूमिडिटी कैसी है। तो ये चीज़ें जो है कुछ ऐसी फैक्टर्स है जिससे कि यहाँ पे आपका अफेक्ट होता है, तो इसको हम लोग माइक्रो क्लाइमेट चेंजेस कहते हैं। तो माइक्रो क्लाइमेट चेंजेस से क्या देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ जो है ये फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। साथ ही अगर हम लोग माइक्रो क्लाइमेट की यहाँ पे इफेक्ट देखें तो ये एक बफर भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में, या फिर ये एम्पलीफाई भी कर सकता है। जैसे कि आप देखो कि कोई भी यहाँ पे फैक्टर है जैसे कि टेम्परेचर है तो वो पिक पे जा सकता है, सुखाड़ भी आ सकता है, या फिर इरेगुलर रेन हो सकती है, या फिर रेनफॉल जो है वो भी डिले हो सकता है। तो इससे क्या है कि इसकी जो इफेक्ट है ना वो यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होते जा रही है, ठीक है। तो ये सब भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। साथ ही अगर नेट ज़ीरो कार्बन टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो नेट ज़ीरो कहने का मतलब है कि कार्बन न्यूट्रलिटी, इट मीन्स कि कार्बन इमिशन यहाँ पे ख़त्म हो जाना। और एंथ्रोपोजेनिक जो इमिशन होता है ग्रीन हाउस गैस का, जब यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक होता है एटमॉस्फेयर में, तो इसको एंथ्रोपोजेनिक रिमूवल से ही इसको बैलेंस किया जाएगा। इट मीन्स कि अगर हम लोग यहाँ पे देखिए पेट्रोल वाली अगर व्हीकल हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं अपनी प्राइवेट व्हीकल, तो हम लोग ही इसमें कार्बन इमिशन को कम कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग फ्रॉम पेट्रोल व्हीकल टू द CNG व्हीकल। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं जिससे कि कार्बन इमिशन कम हो जाए। तो नेट ज़ीरो कार्बन टारगेट में आप लोग ये देख सकते हो कि इसको कार्बन न्यूट्रलिटी कहा जा रहा है। कुछ जो है यहाँ पे हम लोग कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच होकर। आज के डेट में आप देखो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी की यहाँ पे अवेलेबिलिटी कम नहीं है, तो हम लोग इस पर शिफ्ट होकर जो है यहाँ पे कार्बन इमिशन कम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में है, साथ ही कार्बन कैप्चर कर सकते हैं एफोरेस्टेशन करके, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे जितने भी सोलर पैनल लगाए जाते हैं तो एक तो उसको यूटिलाइज़ किया जाता है, लेकिन जितनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होती है उसको हम लोग स्टोर करके भी रख पाते हैं। नेक्स्ट है काराकोरम एनोमली। इसका कहने का मतलब है कि एक टर्म है जो कि यहाँ पे ये बताती है कि जो ग्लेशियर का ग्रोथ है उसकी स्टेबिलिटी को लेकर, वो भी सेंट्रल काराकोरम रेंज में। इसी के साथ आप देखो कि जो ग्लेशियर है उसको रीट्रीट किया जा रहा है इन अदर नियर बाई माउंटेनस रेंज में, तो इसको काराकोरम एनोमली कहा गया है। ट्रांसबाउंड्री फिश स्टॉक है, यस दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक रिसेंट स्टडी है जो कि यहाँ पे अटेम्प्ट किया गया है, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट है ट्रांसबाउंड्री इस स्टॉक ऑफ फिशरीज़, उसको हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो शेयर्ड स्टॉक क्या होता है ये समझिए। जो कॉन्सेप्ट है शेयर्ड स्टॉक का वो डेवलप किया गया है जब हम लोग यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज़ को रेटिफाई किए और क्लेम कर रहे हैं अपनी खुद की यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इस समय आप लोग देख सकते हो कि शेयर्ड स्टॉक का फंडा निकल कर आया था। लेकिन अगर हम लोग फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें तो जो शेयर्ड स्टॉक है इसको 4 नॉन एक्सक्लूसिव कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। जैसे ट्रांसबाउंड्री स्टॉक है जिसमें कि आप देख सकते हो कि क्रॉस नेबरिंग है यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। स्ट्रैंडलिंग यहाँ पे स्टॉक है जो कि यहाँ पे अगर नेबर आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है तो उसी के साथ आप लोग देख सकते हो कि एडजेसेंट हाई सीज़ में भी यहाँ पे विजिट करना। हाईली माइग्रेटरी, यहाँ माइग्रेटरी ये स्टॉक है, यानी कि माइग्रेट जो है वास्ट जो वेस्ट यहाँ पे ओशनिक रीजन है, जैसे कि आपका हाई सी हो गया, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसके बीच में है, तो यहाँ पे इसको हाईली माइग्रेटरी स्टॉक कहेंगे। डिस्क्रीट स्टॉक कहेंगे जो कि ओनली प्रेजेंट होता है कहाँ, तो हाई सीज़ में।
नेक्स्ट है ओरका प्लांट। ओरका प्लांट जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट है, यानी कि जितनी भी एयर है इसमें कैप्चर किया जाता है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्लांट कैप्चरिंग कार्बन अगर हम लोग देखें, यानी कि एयर नहीं, एयर में जो कार्बन है उसको कैप्चर करने के लिए ये प्लांट है ओरका प्लांट। तो ये कहाँ है? आइसलैंड में स्टार्टेड हुआ है। तो स्विस की जो स्टार्टअप क्लाइमेट वर्क्स एजी है, जो कि स्पेशलाइज है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाए फ्रॉम एयर, यानी कि डायरेक्टली हम लोग अगर एयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग कैप्चर कर सकते हैं तो उसके लिए ये पौधा मस्ट हैव है। ठीक है, डायरेक्ट एयर कैप्चर इज़ वन ऑफ द फ्यू टेक्नोलॉजी है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। परमाफ्रॉस्ट थॉइंग है, तो ये लेटेस्ट आईपीसीसी की रिपोर्ट है जिसमें कि ये कहा गया है कि जैसे जैसे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट थॉइंग हो रहा है। परमाफ्रॉस्ट कहने का मतलब है कि वैसी एरिया या फिर वैसा ज़मीन जहाँ पे आपका 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहा है एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर, यानी कि 2 सालों तक आपको उस रीजन में देखने को मिलेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर रही है। इट मीन्स कि वो पूरा एरिया फ्रोज़न रहा होगा, और फ्रोज़न रहता है तो थॉइंग कहते हैं कि जैसे आपने बर्फ़ की सिल्ली देखी है, बर्फ़ की सिल्ली अगर आप रख दोगे तो कुछ समय के बाद फ़ैन वैन वगैरह आप ऑन कर दो और या फिर आप लोग यहाँ पे देखो कि हीट बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, तो उसमें क्या होगा ना कि कहीं कहीं से होल होते हुए जो है यहाँ पे आपका बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होगा और एक समय ऐसा आएगा जो कहीं से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्रैक होकर जब ये पार्ट यहाँ पे टोटल से अलग हो जाता है तो इसको हम लोग थॉइंग कहते हैं। तो यही चीज़ें होती है बर्फ़ की सिल्ली में हो या फिर परमाफ्रॉस्ट वाले रीजन में हो। परमाफ्रॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 23 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ये 15% जो लैंड एरिया है पूरे ग्लोब का उसको कवर किया है। इन टर्म्स ऑफ एरिया देखिए तो परमाफ्रॉस्ट जो है उसको कैटेगराइज किया जाता है कि कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, स्पॉडिक है और आइसोलेटेड भी है। बहुत सारे जो परमाफ्रॉस्ट है नदर्न हेमिस्फेयर में वो यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड और 68 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड में ही ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि परमाफ्रॉस्ट कहाँ है, तो नदर्न हेमिस्फेयर में है, आर्कटिक वाले रीजन में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और नदर्न हेमिस्फेयर में देखिए तो 24% जो आइस फ्री लैंड एरिया है ये मोर और लेस जो इन्फ्लुएंस्ड है ये परमाफ्रॉस्ट से ही है 24%। तो इस परमाफ्रॉस्ट वाले रीजन में कौन कौन से आते हैं, तो सिबेरिया है, कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ की सिल्लियाँ है और बर्फ़ की सिल्लियाँ आपको देखने को मिलेगी। अदर इम्पैक्ट अगर देखें इस तरीके का परमाफ्रॉस्ट थॉइंग होता है तो इससे क्या होता है, जो बियरिंग कैपेसिटी है उसमें रिडक्शन कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें जो वाटर रिलीज़ हो रहा है इससे सॉइल कोलैप्स हो जाते हैं और इससे जो सॉल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इट मीन्स कि ऑर्गेनिक मैटर हो गया, न्यूट्रिएंट है, पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें जो है लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिवर और सी वाटर से कैरी भी होता है। परमाफ्रॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आपका कलर के हिसाब से बताया जा रहा है कि ये कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, स्पॉडिक है और आइसोलेटेड है। कुछ आइसोलेटेड होते हैं, बिल्कुल अलग अलग थलग होते हैं, लेकिन जो कंटिन्यूस है डार्क पर्पल कलर में वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कंटिन्यूस जो है परमाफ्रॉस्ट एरिया है पूरा। ठीक है, पूरी बर्फ़ की सिल्ली से ये ढकी हुई है, अचानक से बीच में टूट सकती है अगर ग्लोबल वार्मिंग जैसी गर्मी मिले तो। ठीक है, चलिए आते हैं कुछ रिपोर्ट और इंडाइसेस देख लेते हैं विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेट ऑफ सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे इसको रिलीज़ किया गया है सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलायंस और वर्ल्ड बैंक के साथ है, ये दोनों है यहाँ पे। और अगर हम लोग यहाँ पे सिटी क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलायंस की बात करें तो एक कोलिशन ऑफ लीडर्स है जो कि यहाँ पे फाइनेंस वगैरह देते हैं सिटी लेवल क्लाइमेट एक्शन को लेकर। तो ये दिया जाएगा 2030 तक। ये ओनली मल्टी लेवल और मल्टी स्टेक होल्डर कोलिशन है जिनका एम है कि यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट गैप को क्लोज कर सके। ठीक है, अर्बन सब नेशनल क्लाइमेट एरिया में की हाईलाइट क्या है कि अर्बन क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो हेवली यहाँ पे कंसंट्रेटेड है OECD कंट्रीज़ और चाइना में, तो उसको भी ध्यान रखना है। साथ ही ग्लेशियर ऑफ द हिमालय, क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन एंड रीजनल रेजिलियंस, इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया गया। इस रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि यहाँ पे जो करंट पॉलिसी चल रही है मिटिगेट करने के लिए ब्लैक कार्बन को, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो 23% रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्राउंड वेल्स रिपोर्ट है जिसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक की बहुत सारी न्यू यहाँ पे रिपोर्ट जो है आपका रिलीज़ किया गया है, तो उसको ध्यान रखिएगा। हॉट स्पॉट ऑफ इंटरनल जो क्लाइमेट माइग्रेशन है वो इमर्ज हो रहा है और एज अर्ली एज 2013 तक ये देखने को मिलेगा। सब सहारन अफ्रीकन जो है इसको भी टारगेट, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनल क्लाइमेट रिफ्यूजी जो है 2050 तक आने वाले हैं। रिफ्यूजी कहने का मतलब होता है कि वैसे लोग जो कि अपने देश से जो है भगाए गए हैं, उनको मतलब कि जबरन उनको अपने देश से छोड़ना पड़ता है, दूसरे देश आना पड़ता है। फिर स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट 2020 है, इसको यहाँ पे आप देख सकते हो कि WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है और अदर यूनाइटेड नेशन एजेंसीज़ के द्वारा इसको लाया गया है।
इसमें हाईलाइट किया गया है क्लाइमेट एक्शन को, यानी कि क्लाइमेट एक्शन जो एशिया में है उससे हम लोग क्या क्या लेसन ले रहे हैं और किस तरीके से ये क्रिटिकल गैप और चैलेंजेस उसके हम लोग प्रॉब्लम को कम कर सकें। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल सर्च हुआ है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो अप हुई है, 413 पार्ट्स पर मिलियन है 2020 में, और मोर देन जो एवरेज रेट है ओवर द लास्ट डिकेड उससे भी ये रेज हुआ है। अब नेक्स्ट है द एटलस ऑफ मोर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम द वेदर क्लाइमेट एंड वाटर एक्सट्रीमीज। तो ये रिलीज़ किया गया है WMO के द्वारा, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओवर द लास्ट 50 ईयर्स 15% ऑल रिकॉर्डेड डिजास्टर है, 45% रिलेटेड डेथ है, 74% इकोनॉमिक लॉसेस है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वेदर क्लाइमेट और वाटर हैज़ार्ड है, ठीक है। 91% से भी ज़्यादा जो डेथ हो रही है ना वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रही है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल कर रहा है सिचुएशन को। साथ ही साथ अगर देखें द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट 2021 है, अगेन इसको WMO के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है, और ये जो एनुअल रिपोर्ट है ये मेनली फोकस करेंगे क्लाइमेट सर्विस के स्टेट को कि किस तरीके से और कैसे यहाँ पे एडेप्टेशंस जो नीड है उसको एड्रेस कर सके, एक्सेस कर सके, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। ये ग्लोबल वाटर स्ट्रेस हॉट स्पॉट है कि कहाँ कहाँ पानी जो है वो कम होती जा रही है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में है, तो वेस्टर्न यहाँ पे साउथ अमेरिका में, मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे साहेल है, और नदर्न हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, सदर्न अफ्रीका है, साउथ एशिया है, ईस्टर्न एशिया है, और साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। फिर आता है क्लाइमेट क्राइसिस इज़ अ चाइल्ड राइट क्राइसिस। अब ये आपका यूनिसेफ के द्वारा लाया गया रिपोर्ट, यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं कुछ कंसेप्चुअल यहाँ पे आपका फ्रेमवर्क, टूल, इनिशियल असेसमेंट ग्लोबल लेवल पे कि कैसे बच्चों की जो एक्सपोजर है उसको हम लोग यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, और अगर क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड से अगर वल्नरेबिलिटी हो रहा है तो उसको कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे फ्रेमवर्क है। फाइन, ये आप देख सकते हो कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है वो इस इंडेक्स को टॉप की है 163 कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो पिलर है, पिलर 1 है, पिलर 2 है। पिलर 1 है कि यहाँ पे एक्सपोजर टू क्लाइमेट, और पिलर 2 है चाइल्ड वल्नरेबिलिटी। एक्सपोजर टू क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि पानी की कमी हो रही है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से आप देख सकते हो कि ग्राउंड वाटर लेवल डाउन होते जा रहा है, और साथ ही साथ ये सूख भी जा रहा है, बोरिंग में पानी नहीं आ रहा है, चापाकल में पानी नहीं आ रहा है। रिवराइन फ्लड है, जहाँ पे रिवर है तो वहाँ पे आपका फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज हो चुका है। साथ ही यहाँ पे कोस्टल फ्लड है, तो सी लेवल राइज हो रहा है, जिसके कारण कोस्टल वाले एरिया में जो है वो फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज हो गई। ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि इंटेंसिटी आपका इंक्रीज़ हो चुका है। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, यानी कि आप लोग देख सकते हो कि हवा में इतनी गंदगी है, पानी में इतनी गंदगी है जिससे डिजीज़ हो रही है। एयर में आप देख सकते हो कि बहुत सारी गंदगी है, PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5, 10, ओजोन, ये मीथेन सब यहाँ पे अवेलेबल है। सॉइल और वाटर पॉल्यूशन भी है, जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का एक्सपोजर हो रहा है। पिलर 2 है कि चाइल्ड कितने वल्नरेबल हैं। ये कहा जा रहा है कि चाइल्ड की हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है। चाइल्ड के एजुकेशन पे भी ध्यान नहीं दिया जाता, और चाइल्ड के यहाँ पे अगर वाटर सैनिटेशन हाइजीन की बात करें तो ये भी नहीं है चाइल्ड का ही। और साथ ही साथ पॉवर्टी, कम्युनिकेशन एसेट और सोशल प्रोटेक्शन की बात करें तो ये भी यहाँ पे नहीं है। पाकिस्तान का रैंक 14 है, बांग्लादेश का 15 है, अफगानिस्तान का 25 है, इंडिया का 26 है। ये 4 ऐसे साउथ एशियन कंट्रीज़ है जहाँ पे बच्चे जो है एक्सट्रीमली हाई रिस्क देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट क्राइसिस है, इसके कारण बच्चों पे बहुत बुरा इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये बताया गया है इस रिपोर्ट के द्वारा, जो कि आपका है क्लाइमेट क्राइसिस इज़ अ चाइल्ड राइट। तो इसमें क्या है ना कि यहाँ पे बच्चों की जो वल्नरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है एडल्ट के कंपैरिजन में, ये बताया गया है। CCPI है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये आपका जर्मन वॉच के द्वारा यहाँ पे आपका रिलीज़ किया जाता है, और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ करने के लिए, जिससे कि इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर यानी कि ट्रांसपेरेंसी हो। और इंडिया के द्वारा आप देखो कि यहाँ पे रिटेन कर लिया गया है टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ में। डेनमार्क जो है वो हाईएस्ट रैंक कंट्री है। CCPI की बात करें तो 16 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन को ये इवेल्युएट किए, जिसमें कि 4 कैटेगरी है। ये आप देख सकते हो कि 40% यहाँ दिया जाता है ये ग्रीन हाउस गैस की इमिशन को, 20% है रिन्यूएबल एनर्जी, 20% है एनर्जी यूज़, और 20% है क्लाइमेट पॉलिसी, तो इस पर ध्यान देना है। फिर आता है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2021, ये है यूनेप, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है जिनके द्वारा ये आपका रिलीज़ किया गया है। गैप इन्वायरमेंट गवर्नमेंट प्लान है, ये बात है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि गैप जो देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट का प्लान क्या है प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल को लेकर, और ग्लोबल प्रोडक्शन लेवल क्या है।
तो इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप है, ग्लोबल प्रोडक्शन लेवल कुछ और है और हमारे देश में फॉसिल फ्यूल्स का जो इस्तेमाल है वो हमेशा से होते आ रहा है और अभी भी इसको हटाने में थोड़ी परेशानी हो रही है। सो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ों पे यहाँ पे गैप जो है उसको देखा जाएगा। तो बातें यहाँ पे क्या है कि जैसे कंट्रीज़ जो है अपना अपना नेट ज़ीरो इमिशन टारगेट सेट कर रहे हैं कि अपने हिसाब से कि कितना वो इमिट करते हैं और कब तक, किस साल तक जो है वो नेट ज़ीरो तक यहाँ पे पहुँच पाएंगे। साथ ही अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करें तो इनका प्लान है कि वो अराउंड 110% मोर फॉसिल फ्यूल्स को जो है प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक। ठीक है, फिर आया है मिशन 2070, अ ग्रीन न्यू डील फॉर अ नेट ज़ीरो इंडिया। यही बातें मैं बता रही हूँ तब से कि 2070 तक का हमारा टारगेट रखा गया है और इसके रिलेटेड भी यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज़ कर दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंडिया का जो ट्रांजिशन है नेट ज़ीरो इकॉनमी का, ये क्रिएट कर सकता है क्या, तो 50 मिलियन जॉब्स ये क्रिएट कर सकता है। साथ ही हमारे इकॉनमी में $1 ट्रिलियन, तो इससे भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट हो सकता है। साथ ही आप लोग देखो कि इसमें डीकार्बनाइजिंग स्ट्रैटेजीज लिस्ट किया गया है बहुत सारे सेक्टर्स का, ऑलमोस्ट सारे जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन है उसको ख़त्म करने के लिए। मैपिंग है इंडिया की क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट एंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है, इसको रिलीज़ किया गया है काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर के द्वारा। इसमें 640 डिस्ट्रिक्ट को एनालाइज किया जाएगा कि वल्नरेबल है, यानी कि एक्सट्रीम फ्लड लाइक सिचुएशन है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन है, साइक्लोन लाइक सिचुएशन है। तो उससे आने से, ये डिजास्टर आने से सारे 640 डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से यहाँ पे वल्नरेबल सिचुएशन अराइज हुई है। अगर रैंक देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में, जो कि यहाँ पे आपका बेस्ट है कि क्लाइमेट से कितना डिजास्टर से कितना यहाँ पे एक्सपोजर हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के ही कारण हम लोग डिजास्टर देख रहे हैं ना, तो इसलिए मैं डिजास्टर बोल रही हूँ। कितना सेंसिटिव है, कितने लोग जो है यहाँ पे इसको झेल पा रहे हैं, एडेप्टिव कैपेसिटी कितना है, यानी कि लोगों को पता है कि साइक्लोन आने वाला है, तो वो किस तरीके के मेजर्स लिए हैं, कैसे उसकी इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्या क्या यहाँ पे क्या किस तरीके से वो एक्शन लिए हैं। की फाइंडिंग है कि ये बताया जा रहा है कि मोर देन जो इंडिया का लाइव इन डिस्ट्रिक्ट है वो वल्नरेबल है, यानी कि 80% से ज़्यादा जो हमारे देश में जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसमें क्लाइमेट चेंज के कारण काफ़ी रिस्क अराइज हुआ है। मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट अगर हम लोग देखें तो धेमाजी ये सब है, आसाम का है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। तो इन सारे राज्यों की जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हो कि उड़ीसा है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, तो ये तीनों तो आपका यहाँ पे है जो आपका कोस्टल एरिया है। तो यहाँ पे उड़ीसा जो है बहुत ज़्यादा हिट रहता है साइक्लोन से। उसके अलावा आप देखो कि महाराष्ट्र में पानी की कमी होती है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन होती है। तमिलनाडु भी जो है आपका यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज हो जाता है जब आपका नॉर्थ ईस्टर्न, जब रिट्रीटिंग मानसून आती है तो उस समय हम लोग देखते हैं कि तमिलनाडु में बारिश बहुत होती है। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे बातें, तो ये सारे रिपोर्ट है जो कि काफ़ी न्यू दिखे, इसमें जो पब्लिशर है वो भी न्यू दिखे। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार फिर से इसको गो थ्रू हो लीजिएगा, 2-3 बार अगर आप देख लोगे ना सारे इंडेक्स, तो फिर आपके पास डेटा जो है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल इसी के साथ। और ऐसे ही एक एक करके PT 365 का भी, इन्वायरमेंट का, इकॉनमी का, सब धीरे धीरे करके मैं आपका कंप्लीट करा दूँगी। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।